बहुत सारे मूवीज़ रहते हैं, हम मूवी का क्वालिटी देखकर उनको छोड़ देते हैं। एक्चुअली फ्लॉप या सक्सेस वाला नहीं, लाइक आर्टिकल 15 एक है। मेरे लिए तो आर्ट एंड कल्चर बहुत हेक्टिक टॉपिक था, तो मैं वो 4 to 5 टाइम्स करती थी। आज का न्यूज़पेपर मैं सेव करके कल पढ़ती थी, वो इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर अपडेट पढ़ने के बाद। 5 to 6 मंथ्स आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट योर मॉक टेस्ट सीरीज एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए तो आपके लिए समय ही नहीं बचता, लास्ट को पढ़ने लगते हैं। और टेस्ट सीरीज भी मैंने देखा कि लास्ट 2 मंथ्स में ज़्यादा टेस्ट सीरीज लिखने लगते हैं, क्योंकि तब की क्या बात हो जाती है कि रिवीजन के लिए टाइम नहीं रहती। देयर आर सम फॉर्मूलाज व्हिच आई हैव टू रिवाइज, सो उसके लिए टाइम निकालना पड़ती है, क्योंकि सीसैट भी एक पेपर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ हैं पी सिरजा मैम, जिन्होंने अभी 20 रैंक के साथ यूपीएससी क्लियर किया है फर्स्ट अटैम्प्ट में, और मैम का ऑप्शनल मेडिकल साइंस है। तो आज हम मैम की जर्नी जानेंगे कि मैम की जर्नी क्या थी, और इनके स्ट्रगल की जर्नी जानेंगे, साथ में इनकी बुक्स जानेंगे, क्या इन्होंने टाइम टेबल फॉलो किया। इन सब बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। मैम आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम पी श्रीजा है। मैंने अपना MBBS उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से हैदराबाद तेलंगाना से किया है, और 2019 में मैंने अपना इंटर्नशिप फिनिश किया। फिर बाद में मैंने 2020 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है। ओके, सो मैम आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, तो आपको मेडिकल में कोई ऑफिसर बनना चाहिए था, तो आप यूपीएससी के फील्ड में क्यों आए? ऐसा कहाँ से ऐसा मोटिवेशन मिला? या मोटिवेशन तो अपने हालातों से मिलते हैं। द सिचुएशंस मेक हु यू आर, एंड ऑल्सो माई फादर यूज्ड टू से मी रिगार्डिंग UPSC दैट UPSC इज समथिंग विच यू कैन यूटिलाइज एज अ प्लेटफॉर्म टू सर्व द नेशन, and my mom also used to say me about health sector, so kind of things which you can create as an administrator. So, and also there were many able administrators from Telangana, for example Divya ma'am, on whose name Divya Guda, a complete village was named in Asifabad district, and also Rajendra Bharuch sir, who has inspired us all during this process of COVID-19. So these people have been my inspirational factors actually. ओके, सो मैम जब आप मेडिकल छोड़कर यूपीएससी की जर्नी में आए, तो कहाँ से आपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया कि आपको यहाँ से ये चीज़ पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से मालूम चला आपको? हाँ, ये तो एक लाइक पुराना और कंसिस्टेंट प्रॉब्लम होगी एवरी स्टूडेंट के लिए, एंड फॉर दिस आई हैव टू थैंक माई सीनियर्स फ्रॉम माई स्कूल एज वेल एज माई सीनियर्स फ्रॉम माई कॉलेज, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने ऑनेस्टली ये बताया कि उन्होंने क्या रॉन्ग्स किया और क्या रिसोर्सेस उन्होंने गलत पढ़ी, जिससे मैं अपना टाइम भी सेव कर रही थी। तो उन सब का एक लिस्ट बनाती थी मैं जब इनिशियली मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में उनसे जो इनपुट्स मिल रहे थे वो लेती थी, और बाद में जैसे टॉपर टॉक्स रहते उनका भी रिसोर्सेज में फॉलो करते थे। फिर बाद में कॉमन रिसोर्सेज पे रुकती थी, लाइक 1 to 2 और 2 to 3 मोस्टली। सो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मुझे अंदाज़ा लगती थी कि इतना रिसोर्सेज बस है, अब रोकना चाहिए बोल के। सो इन दैट वे आई वॉज यूजिंग माई टाइम एफिशिएंटली ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने में। सो या दैट वाज वन आई वाज डूइंग। ओके, सो मैम अपनी आप प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताइए कि आप प्रीलिम्स के लिए किस प्रकार से तैयारी करते थे, कौन सी बुक्स पढ़ते थे? प्रीलिम्स और मेंस में तो लाइक एवरीवन डज, आई इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स एंड मेंस मोस्टली, एंड क्योंकि प्रीलिम्स जब आप सिलेबस देखते हैं तो प्रीलिम्स का सिलेबस सबसेट रहते हैं मेंस की सिलेबस से, जबकि आप लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के पेपर देखते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर के ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो वो हम मेंस के लिए पढ़ते हैं ना ही प्रीलिम्स के लिए। तब जो मेंस के लिए लोग पढ़ रहे थे उनके लिए वो एक एडेड एडवांटेज हुआ, जो मुझे भी हुआ था। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू फिनिश ऑफ मेंस सिलेबस फर्स्ट, सो दैट यू विल बी मोर एंड मोर कन्वीनियंट विद प्रीलिम्स। ओके, सो मैम प्रीलिम्स की अगर स्ट्रेटजी की बात करी जाए कि एग्ज़ाम्स के कुछ महीने पहले कैसे क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपने स्टडी की, उसके बारे में? प्रीलिम्स के लिए तो प्रीलिम्स या मेंस, क्योंकि मैं सिलेबस ऑलरेडी इंटीग्रेट किया है, तो फर्स्टली तो नोट्स प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि मुझे नोट्स से पढ़ना ईजी हो रही थी। तो जब नोट्स फिनिश किया मैंने टेस्ट सीरीज लाइक रिलीजियसली करना शुरू कर दिया, लाइक 5 मंथ्स पहले से, और 2 मंथ्स पहले तो हर एक दिन लाइक ऑल्टरनेट दिन भी मैं एक टेस्ट देती थी, सो दैट उसके एनालिसिस से ही मेरा रिवीजन कंप्लीट होता था।
और लास्ट 1 मंथ जो कि जब जून को आपका प्रीलिम्स है और मई होते थे, वो मेरा बफर मंथ रहते थे, क्योंकि वो बफर मंथ में प्रॉब्ली आपको टेंशन लेने में ही 10 दिन निकल जाते थे, और फिर 10 दिन जो कि टेस्ट आपने पहले किया वो रिवाइज करने में हो जाते थे, और 10 दिन ये सोचने में चला जाता कि प्रीलिम्स के बाद क्या करना है, मेंस को लिखना है या प्रीलिम्स जाते वक्त क्या क्या करना है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आप वो बफर मंथ छोड़ के अपना प्रिपरेशन शुरू करें। मेरे को आप कंसिडर ही ना करना, सो दैट आप वो टेंशन में नहीं रहते, लास्ट मिनट रिविजन का प्रॉब्लम ही नहीं रहता। ओके, सो मेंस मैम, मेंस काफ़ी लार्ज पोर्शन कवर करता है, तो मैम मेंस में आंसर राइटिंग वगैरह भी करनी होती है, और क्वेश्चंस को कितने टाइम पे कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए क्या करते थे आप? वो भी द टाइम मैनेजमेंट के लिए द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ गिविंग मॉक्स। सो मैं टेस्ट सीरीज़ का यूज़ करती थी। फॉर एग्जांपल एसए के लिए तो मैंने विजन का लिया और जीएस कोर का लिया, तो वैसे ही मेंस टेस्ट सीरीज़ में भी मैंने दोनों इंस्टीट्यूट्स का लिया। सो ऑलवेज वो डाइवर्सिटी रखती थी, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट का करते वक्त उनका एक ही वे ऑफ करेक्शन आपको इधर ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट बना देते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू डाइवर्सिफाई योर टेस्ट सीरीज ऑल्सो। ओके, और इंटरव्यू के लिए मैम आप किस प्रकार से प्रिपरेशन किया आपने? इंटरव्यू के लिए तो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर यूपीएससी विल बी एक्चुअली इंटरव्यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है आपकी, और उन लोगों की जो थॉट प्रोसेस है उनको समझने की एक मौका मिलती है, और जबकि एक एस्पिरेंट इंटरव्यू तक आ जाता है उसकी थिंकिंग प्रोसेस में बहुत बहुत बदलाव दिखाई देती है आपको। सो इट मेक्स यू अ कंप्लीट इंडिविजुअल आई थिंक। सो उसमें तो डैफ, जबकि सभी की एक डैफ रहती है, उसके ऊपर नोट्स बनाना और फिर दोस्तों के साथ सब कुछ डिस्कस करना एक इश्यू के बारे में, आपकी क्या सोच है, उनकी क्या सोच है, उसके आधार पे आपका क्या सॉल्यूशन बन सकती है उसे और ज़्यादा बेटर करने में, वैसा चला जाता था इंटरव्यू। ओके, सो मैम आप अपने टाइम टेबल के बारे में बताइए, क्या टाइम टेबल आप फॉलो करते थे, किस स्लॉट में आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे, उसके बाद क्या? वो तो चेंज होता रहता है यूपीएससी जर्नी में कम्प्लीटली। तो मैं एक कॉमन बोल सकती हूँ कि मैं सुबह उठती थी, क्योंकि मेरे लिए वो कन्वीनियंट है। कुछ लोग नाइट भी जागते पढ़ते हैं, उनके लिए वो कन्वीनियंट रहेगी। तो मैं 4 o'clock उठती थी, लाइक लास्ट 5 months बिफोर प्रीलिम्स एंड ऑल द 3 months फॉर मेंस, बिकॉज दैट यूज टू मेक माई डे मोर प्रोडक्टिव। आई फाउंड इट आउट। सो 4 to 7 तक तो आई यूज टू डू समथिंग विच आई डोंट लाइक टू डू। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शनल मेरा वॉलेटाइल रहती है, सो इनिशियल पार्ट 4 to 7 तक तो मैं मेडिकल साइंस ऑप्शनल ही पढ़ती थी या टेस्ट सीरीज़ पढ़ती थी। सो टेस्ट सीरीज़ लिखती थी, सो दैट वो होने के बाद एनालिसिस में फिर से अगर 8 to 10 और 9 to 11 में टेस्ट सीरीज़ लिखती थी, टेस्ट सीरीज़ एनालाइज करती थी। सो नेक्स्ट सेट ऑफ स्टडी मेरा फिर 1 to 3 को होती थी। देन 5 to 10 क्योंकि आप प्रिपरेशन में इतना इन्वॉल्व होते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। मैं अपनी हॉबी परस्यू करती थी, मूवी देखना या थोड़ा गाना गाना, तो वैसा। तो मेरा तो मूवीज़ हर 3 दिन में होते थे मेंस के वक्त। तो लोग कहते हैं कि मूवीज़ नहीं देखना, ये सब नहीं देखना, तो मैं ऐसा मूवीज़ सेलेक्ट करती थी जिससे मुझे यूपीएससी के वक्त भी यूज़ हो जाएंगे और मुझे भी थोड़ा एंजॉयमेंट और रिफ्रेशमेंट हो जाती है। ओके, सो मैम मूवीज़ की बात आई है तो हर मतलब एस्पिरेंट कहीं ना कहीं इस टाइप की चीज़ें देखता है अपनी प्रिपरेशन के दौरान में, तो कुछ ऐसी मूवीज़ के नाम बताइए जो स्टूडेंट्स देख सकें, और जैसे आपने बताया कि मेरी स्टडी में प्रोडक्टिव रही हैं। हाँ, वो तो है। एक्चुअली बहुत सारे मूवीज़ रहते हैं, हम मूवी का क्वालिटी देखकर उनको छोड़ देते हैं। एक्चुअली फ्लॉप या सक्सेस वाला नहीं, लाइक आर्टिकल 15 एक है, नीरजा एक बहुत अच्छी मूवी है, हिचकी है हिंदी में, और बॉलीवुड में तो ये है, और तमिल में मैं ऐसा लैंग्वेज रिजिडिटी नहीं रखती थी, तो कना है तमिल में, एंड उस्ताद होटल है मलयालम में, एंड उस्ताद होटल मलयालम कना, एंड सोल एक मूवी है इंग्लिश में, एंड परस्यूट फॉर हैप्पीनेस इज़ समथिंग फॉर इंग्लिश। सो इन दिस वे मैं लैंग्वेज की रिजिडिटी नहीं देखती थी, सब्जेक्ट की जो है, जो मूवी को एनालाइज करते वक्त हम अपने आप को कितना अच्छे तरह से उस प्रोसेस में डालते हैं वो देखती थी मैं। राइट मैम। ओके, सो मैम आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, एक अलग बैकग्राउंड से आए हो, तो मैम ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको आप रेगुलर फॉलो करते होगे अपने स्टडी में, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस आपने, उनके बारे में बताइए मैम।
पॉइंट्स तो एक ही है, अगर आपको करना है तो यू हैव टू बी डिटरमाइंड कि ये एक तो ये बात बोल सकती हूँ कि सबको यूपीएससी एक ही अटेम्प्ट में नहीं हो सकती। पहले तो ये आपको जान लेनी है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगी। तो आपको इस लूप में आते वक्त अपना नोट्स और अपना स्टेट ऑफ माइंड ये क्लैरिटी लाना है कि मैं करूँगी, एंड इफ़ एट ऑल आई एम इम्प्रूविंग इन ईच एंड एवरी अटेम्प्ट, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इन द प्रोसेस। और जबकि मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, लाइक मैं प्रीलिम्स पर ही रुक रही हूँ और मैं कुछ भी 1 ईयर मैं हंसते खेलते इधर उधर घूम के टाइम वेस्ट कर रही हूँ, वैसा हुआ तो आई थिंक यू हैव टू स्टॉप द प्रिपरेशन ऑल टुगेदर, बिकॉज 20 to 30 ईयर्स आपका प्रोडक्टिव एज है। सो 20 to 30 ईयर्स आपका प्रोडक्टिव एज है, और आपको ये एज वेस्ट करना भी एक गलती है। आपको अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबल भी रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एनालाइज करना है आप कितने डिस्टेंस पे आ गए और कितने डिस्टेंस और चलना है, और कितना और वक्त यूपीएससी में डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट रहते हैं किसी भी एक एस्पिरेंट को। ओके, सो मैम रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो आपके अकॉर्डिंग रिवीजन्स कैसे करनी चाहिए, और जैसे कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको कितने बार रिवाइज करना चाहिए? रिवीजन वो भी सब्जेक्टिव चीज़ है। कुछ लोगों को 2 to 3 टाइम्स बस हो जाते हैं, कुछ लोगों को 4 to 5 टाइम्स। वो सब्जेक्ट के हिसाब से भी चेंज हो सकते हैं। मेरे लिए तो आर्ट एंड कल्चर बहुत हेक्टिक टॉपिक था, तो मैं वो 4 to 5 टाइम्स करती थी। पॉलिटी भी एक वॉलेटाइल सब्जेक्ट थी मेरे लिए, तो वो ज़्यादा टाइम करते थे। वाइल एनवायरनमेंट मेरे लिए 2 टाइम्स बस हो जाते थे, साइंस बैकग्राउंड से होने की वजह से। सो वो सब्जेक्टिव चीज़ है, आप अपने आप से वो करना है। ओके मैम, करंट अफेयर्स के बारे में बताइए मैम। करंट अफेयर्स तो वही करंट अफेयर्स मंथली कंपाइलेशंस, और मैंने ये डिफरेंट किया है कि एक इंस्टीट्यूट का डेली करंट अफेयर्स आते हैं एनालिसिस, उधर पीएबी कवर कर देते हैं, और दूसरे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स वो सब भी कवर कर देते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट का डेली जो भी प्रोग्राम अगर आप फॉलो करते हैं, बीट वीडियो और बीट डेली अपडेट्स वाया मेल, सो वो एक इंस्टीट्यूट का कोई भी उसका सेलेक्ट करके उसे फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल आज मैंने कुछ इंस्टीट्यूट का डेली अपडेट देखा है, तो उसके बाद मैं उसका न्यूज़पेपर पढ़ती थी। फॉर एग्जांपल आज का न्यूज़पेपर मैं सेव करके कल पढ़ती थी वो इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर अपडेट पढ़ने के बाद, सो दैट मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस ईजी हो जाती थी, और कम समय में मैं ज़्यादा प्रोडक्टिवली न्यूज़पेपर पढ़ती थी। ओके, सो मैम जैसे कि मॉक्स वगैरह होते हैं, मॉक इंटरव्यू हो गए या फिर मॉक टेस्ट हो गए, तो इनकी इम्पोर्टेंस कब होनी चाहिए? जैसे मॉक टेस्ट वगैरह है तो कितनी स्टडी एटलीस्ट कर लेनी चाहिए, उसके बाद इस पर जाना चाहिए? हाँ, एक प्रॉब्लम है आंसर राइटिंग और दूसरा है मॉक। सो मॉक के लिए तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यू हैव टू फिनिश योर नोट्स एंड देन गो फॉर मॉक टेस्ट सीरीज, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल स्टॉप टेस्ट सीरीज टिल द लास्ट 2 months। इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट सीरीज देते हैं तभी आपको एनालिसिस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ऐसा नोट्स बनाना भी चाहिए। सो एटलीस्ट 5 to 6 months आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट योर मॉक टेस्ट सीरीज, एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए तो आपके लिए समय ही नहीं बचता, सो यू हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड कीप इम्प्रूविंग योर नोट्स ऑल टुगेदर। सो वो बोल सकती हूँ। एंड आंसर राइटिंग भी आप जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तभी नहीं शुरू करना, बिकॉज वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगी। आपको एक विषय के बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में आप आंसर लिख के क्या फ़ायदा उसमें। सो बेटर यू मेक नोट्स, देन स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, देन स्टार्ट इम्प्रूविंग द आंसर्स एंड कीप राइटिंग टेस्ट सीरीज। और मैंने ये भी जाना कि 3 hours टेस्ट और आंसर राइटिंग में बहुत फ़र्क होते हैं, क्योंकि उधर टाइम का कंस्टेंट होते हैं। आप जबकि 8 minutes में भी एक आंसर लिखते हैं भी, तो आपके मेंटल स्टेटस और मेंटल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा रहते हैं 3 hour टेस्ट में। सो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखती है। ओके, सो मैम आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ, तो आपके और भी फ्रेंड्स होंगे जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते होंगे, तो मैम आपने ऐसी कौन सी गलतियां नहीं की जिससे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया? नॉर्मली स्टूडेंट जो करते होंगे, अगर आपको आइडिया है। गलती तो मैंने जो जाना कि फर्स्ट थिंग तो एथिक्स को उतना सीरियसली नहीं लेते लोग। लाइक
लास्ट को पढ़ने लगते हैं। और टेस्ट सीरीज़ भी मैंने देखा कि लास्ट 2 मंथ्स में ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लिखने लगते हैं, क्योंकि तब की क्या बात हो जाती है कि रिविज़न के लिए टाइम नहीं रहती, एनालिसिस के लिए भी टाइम नहीं रहती। सो जब आपके पास 5 मंथ्स का टाइम है, सॉलिड टाइम, देन यू शुड स्टार्ट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अर्लियर इटसेल्फ। एंड कभी भी टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं देखना कि आपको 100 नहीं क्रॉस हो रहे या अच्छी मार्क्स मेंस में नहीं आ रहे, क्योंकि आपको 50 मार्क्स भी आ रहे तो 150 मार्क्स आने की स्कोप आपको वो टेस्ट दे रही है। इस ऑप्टिमिज्म में देखना सभी टेस्ट को भी। So mains test series भी वैसा है, you'll never be ready for UPSC, you have to and for a surprise you'll see that you'll clear also. So never think that you are under prepared, because it's a good sign to be under prepared or to feel under prepared also, that will keep you on your toes। वो है। ओके, सो मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि मॉक टेस्ट को लेकर और आंसर राइटिंग को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, इसी प्रकार मैम CSAT, और जैसे आपने बताया कि एथिक्स को लोग नहीं उतना सीरियस लेते हैं, तो CSAT को लेकर भी मैम काफ़ी प्रॉब्लम्स है। स्टूडेंट्स कहते हैं हमारा GS तो हो रहा था बट CSAT की वजह से रह गए, तो आपको क्या लगता है? CSAT नहीं होना एक ऐसा एक्सक्यूज़ है कि आप अपने आप को दोषी मान लेना चाहिए, क्योंकि आप GS पास कर रहे हैं जो कि कितना डिफ़िकल्ट है, पर आप CSAT क्लियर नहीं कर रहे तो वो आपकी इनेबिलिटी नहीं है, आपने उसको सीरियसली नहीं लिया, वो भी एक गलती ही है। तो उसे एक्सेप्ट करके उसे इम्प्रूव करना ही आपका नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए। तो आप डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मैथ्स जो कि बेसिक लेवल पे हो भी जाए तो भी देर आर सम फॉर्मूलाज विच आई हैव टू रिवाइज। सो उसके लिए टाइम निकालना पड़ती है, क्योंकि CSAT भी एक पेपर है जिसे क्वालिफाई करना पड़ते है। और आप डिग्री लाइक कॉमर्स या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है तो आपका मिनिमम टाइम उसमें भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि SSC एप्टीट्यूड टेस्ट रहती है, वो बुक्स को सॉल्व करने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ CSAT सॉल्व करने में, एंड ऑल्सो दैट कि इतने ही क्वेश्चंस में CSAT में अटेम्प्ट करती हूँ वैसा भी नहीं सोचना, क्योंकि कभी कभी ये हो जाती है कि आप एग्जैक्टली 65 पे रुक जाती है, तो आपने आपको इतना दोषी लेने में पड़ जाते हैं कि एक क्वेश्चन और अच्छा कर दिया तो मैं तो पास भी कर लेते। तो ये टेक अवे है कि आंसर ऑल द क्वेश्चंस, एंड जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम CSAT में, आई थिंक यू हैव टू लीव इट, एंड आई थिंक यू हैव टू ट्राई इंग्लिश कॉम्प्रहेंशंस, बिकॉज इन इंग्लिश कॉम्प्रहेंशंस मोर देन 2 choose the answers would be right. So take the risk for comprehensions if you are good in English, and maths तो आप तो छोटा फॉर्मूला लिख दीजिए एक पेपर में, जो कि एक टाइम का इन्वेस्टमेंट बन जाती है। और इन दिस वे आई थिंक यू हैव टू रेस्पेक्ट CSAT पेपर ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मैम बुक्स के बारे में और बता दीजिए कि कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं UPSC की जर्नी में? हाँ, बुक्स तो बहुत ज़्यादा है, आई थिंक यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी टॉप वीडियो। यस, सो मैम कुछ बुक्स के बारे में बता दीजिए एटलीस्ट, आपकी जो थोड़ी अलग सी बुक्स अलग सी बोले तो आई कैन से यू अबाउट जोग्राफी में तो जोग्राफी एंड एनवायरनमेंट मैंने PMF IAS से किया है, तो वो बहुत कॉम्प्रहेंसिव था। सो मेरा कॉन्सेप्चुअली भी जोग्राफी का नॉलेज और बढ़ा उससे, एंड एनवायरनमेंट भी ईजी हो गया मेरा PMF IAS से पढ़ने में। एंड या इंटरनल सिक्योरिटी और IR तो मैं मूवीज़ से भी ज़्यादा नॉलेज लेती हूँ। जब आप फैमिली मैन देखने लगते हैं तो आपको उसमें इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी आइडिया होने लगते हैं। तो आप ये बुक्स के ओर से नहीं देखना, आपको दुनिया क्या दिखाई दे रही है उसको देखना। राइट। हाँ, ऑप्शनल के बारे में और मैम थोड़ा सा बताओ। हाँ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल साइंस ऑप्शनल बहुत सारे लोग नहीं लेते। सो उसके लिए मैंने अपना नोट्स खुद बनाया, और मैंने इतना लाइक शॉर्ट नोट्स बनाया है कि मैं एक सब्जेक्ट को एक दिन में फिनिश कर सकती हूँ। तो मैं आई जनरली मेड हाइब्रिड नोट्स, आई यूज़ टू टेक पिक्स एंड आई यूज़ टू कंपाइल इट एज PDF, जो कि मैं अपना टैब और iPad में आई यूज़ टू करेक्ट इट विद पेन, इन दैट वे आई यूज़ टू मेक माई नोट्स। So once these notes were made, I used to write daily answer writing। और मेडिकल साइंस ऑप्शनल के लिए मैंने मेडिसिविल्स लिया था। मेडिसिविल्स डेली आंसर राइटिंग का एक इनिशिएटिव लेते हैं, तो उनके सिलेबस फॉलो करते वक्त मैं आज डेली सिलेबस फिनिश करती थी, लाइक 2 to 3 टॉपिक्स। नेक्स्ट डे आई यूज्ड टू राइट देयर क्वेश्चन विच वॉज पोस्टेड एवरी डे। सो इन दैट वे दे यूज्ड टू करेक्ट, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहती थी, या दिस पार्ट ऑफ सिलेबस इज फिनिश्ड। Then in test series I have used 2 test series, UPSC मेडिको का टेस्ट सीरीज और IS दिल्ली।
आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेडिकल साइंस ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज ज़्यादा नहीं मिलते, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट पीपल नो इट ऑल्सो. सो पहले टेस्ट सीरीज तो मैंने ये कॉन्फिडेंस देने के लिए किया कि मेरा नोट्स सही जा रहा है बोल के. देन IIS दिल्ली तो मैंने मॉक के लिए लिया था. सो इन दिस वे आई वॉज मेकिंग माई सेल्फ कम्फर्टेबल विथ मेडिकल साइंस एंड टाइमिंग ऑल्सो. मैम जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे सोचा होगा कि आप इन फील्ड्स पर डेवलपमेंट का काम करना है, तो उनके बारे में बताइए. मैं तो हमेशा यही सोच रही थी लाइक वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप देखते हैं वुमेन को बाहर जाना है, वुमेन को पढ़ना है, आप बोलते हैं, मैं बोलती हूँ, पर सुबह जब उठती है तो माँ ही उठती है, माँ को ही सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और फुल काम करना पड़ता है. तो संडे में भी माँ ही करती है सभी काम, हम तो टीवी देखने में अपना टाइम गुजार देते. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट जस्ट से इट इन वर्ड्स बट ऑल्सो फॉलो इन स्पिरिट ऑल्सो. सो वुमेन एम्पावरमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है मेरे लिए. एंड सेकेंड थिंग वुड बी हेल्थ, एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी एजुकेशन है, क्योंकि हम देखते हैं हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, वो तो एजुकेशन ही है. उससे ही उनको ये क्वेश्चन करने की और एक विषय को अच्छी तरह से जानकर उन पे एनालिसिस करने की एक शक्ति मिलती है. तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट रहते हैं. ओके, सो मैम आप किन को थैंकफुल कहना चाहोगे अपनी सक्सेस के लिए? हाँ, मेजर पोर्शन ऑफ इट तो मैं अपने दोस्तों को ही दूंगी. मेरा दोस्त जो कि मेरे कॉलेज से है, और उन्होंने लाइक 3 to 4 members of them which I probably cannot take the name of, but they'll understand it. I owe my sincere gratitude to you because it was you who were there when I was weeping on my pillow, not making it at times, and I thank you a lot for it. And जो कि दोस्त मेरे इंटरव्यू के वक्त भी बने, उनके वजह से मैं और कॉन्फिडेंट बन गई, और जब मैं इंटरव्यू दे रही थी इतने कॉन्फिडेंस से बोलने के कारण भी वही है. और ये ऑप्टिमिस्टिक आपको रखने के लिए हमेशा दोस्तों की बहुत ज़रूरत रहती है, और उनकी जगह और कोई भी नहीं ले सकते. और यस, माई सक्सेस टू अ वेरी ग्रेटर परसेंटेज आई ओव टू देम. ओके, सो लास्ट में जो नए स्टूडेंट्स हैं जो UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है मैम? एक ही मैसेज है कि इट्स ओके टू इफ़ यू आर नॉट मेकिंग इट फॉर वंस, और इफ़ यू आर फेलिंग एट टाइम्स, बिकॉज फेल्यूर इज़ समथिंग विच विल मेक यू वेरी वेरी स्ट्रांग. और आप ये समझ लीजिए कि UPSC अगर आपकी परीक्षा ले रही है तो आपको एक अच्छी बेहतर इंसान बनाने के लिए ही. और जब भी आप एक अटेम्प्ट में या कुछ अटेम्प्ट्स में नहीं कर रहे तो आपने आपको एनालाइज कर दीजिए कि आपने इस जर्नी में कहाँ तक आया और क्या क्या हासिल कर दिया आपने, और कितने आगे जाने की आपकी संभावना है. तो अगर है तो उसे कंटिन्यू करना भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आप जब इसको क्लियर करते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आप जो कर सकते हैं सोसाइटी के लिए वो इन्यूमरेबल रहती है. और वो सोच के आप जर्नी कंटिन्यू कीजिए, और कभी भी डेस्टिनेशन के बारे में नहीं सोचना. इट्स ऑलवेज द जर्नी विच मेक्स योर प्रोसेस more and more easier and happy. So keep yourself happy, keep learning what you are getting through this journey, and enjoy the journey. It's most important that you live during the time of UPSC also. Okay, so thank you so much ma'am for your lovely message. So guys, देखा मैम ने अपनी जर्नी को आपके साथ डिटेल में शेयर किया. सो आई होप कि आप इनकी जर्नी से मोटिवेट हुए होंगे. तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं. इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. जय हिंद.